गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको मौलिक अधिकार। अब देखिए, इसके पहले मैं 3 मौलिक अधिकार पढ़ा चुका हूँ। आज बचे हुए 3 मौलिक अधिकार करवाने वाला हूँ। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा हो दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, अब देखिए मौलिक अधिकार में आज हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है दोस्तों। 3 मौलिक अधिकार करवा चुका हूँ, चौथा मौलिक अधिकार है आज हमारा। देखिए, चौथा मौलिक अधिकार है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। अब देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की बात करें तो ये आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक। देखिए, चौथा मौलिक अधिकार कौन सा है दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अब देखिए, अनुच्छेद 25 की बात करते हैं। अनुच्छेद 25 क्या कहता है भैया? अनुच्छेद 25 ये कहता है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है कि सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अनुच्छेद 26 क्या कहता है भैया? अनुच्छेद 26 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के विकास के लिए धार्मिक कार्यों का आयोजन करने का धार्मिक कार्यों का आयोजन करने का अधिकार है। क्या है? कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के विकास के लिए किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य आयोजित कर सकता है। अनुच्छेद 26 के तहत सभी व्यक्तियों को धार्मिक कार्य आयोजित करने का बराबर अधिकार है। अब देखिए, अनुच्छेद 27 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 27 ये कहता है भैया, राज्य किसी भी प्रकार का धार्मिक कर नहीं लगाएगा। क्या नहीं लगाएगा? धार्मिक कर, मतलब किसी विशेष धर्म संप्रदाय जाति के विकास के लिए राज्य की ओर से कोई विशेष कर नहीं लगाया जाएगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 27 के तहत। अब देखिए दोस्तों, अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 28। क्या कहता है भैया? अनुच्छेद 28 ये कहता है कि शासकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या नहीं दी जाएगी? धार्मिक शिक्षा, मतलब जितने भी शासकीय शिक्षण संस्थान होंगे वहाँ पर क्या नहीं मिलेगा? धार्मिक शिक्षा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो शासकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। ठीक है, अब अगर कोई चैप्टर वगैरह आ जाता है, जैसे कुछ सारांश वाला आ जाए, तो वो एक बात अलग है। ठीक है, परंतु जैसे कि हम किसी भी शासकीय स्कूल में ना तो हम गीता पढ़ा सकते हैं, ना भागवत पढ़ा सकते हैं, ना कुरान पढ़ा सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी धार्मिक ग्रंथ किसी भी शिक्षण संस्थान में, शासकीय शिक्षण संस्थान की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर कोई किसी धर्म संप्रदाय के विकास करने के लिए अगर कोई शिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है, जैसे अल्पसंख्यकों के लिए स्कूल स्थापित किए गए हैं, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। वो अगले मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा दोस्तों। तो देखिए, मौलिक अधिकार है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है भैया? तो ये है आपका 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का बराबर अधिकार है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को अपने धर्म के विकास करने के लिए धार्मिक कार्यों को आयोजन या प्रबंध करने का बराबर अधिकार है। कोई उसके प्रबंधन या आयोजन से किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 ये कहता है कि राज्य किसी भी धर्म संप्रदाय के विकास करने के लिए किसी भी प्रकार का विशेष धार्मिक कर नहीं लगाएगी। अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा, किसी भी शासकीय शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी दोस्तों। अब देखिए, ये आपका चौथा मौलिक अधिकार हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं अगला मौलिक अधिकार करवाता हूँ। ले लिया होगा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट। अगला जो मौलिक अधिकार है हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। कौन सा है? अगला मौलिक अधिकार है दोस्तों हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। देखिए, 5वां मौलिक अधिकार है हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये आपका अनुच्छेद 29 से 30 तक। कहाँ तक है? अनुच्छेद 29 से 30 तक है। अब देखिए, अनुच्छेद 29 की बात करें तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। क्या किया गया है इसमें? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? ये
अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया। मतलब जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग होंगे उन्हें जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, बोली के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा और ना ही उनके वेशभूषा, निवास, भाषा, बोली, सांस्कृतिक के कारण किसी भी व्यक्ति को ना तो किसी भी शासकीय शिक्षण संस्थान में प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। ठीक है, और उन्हें अपनी संस्कृति को रक्षा करने, अपनी संस्कृति की रक्षा करने का बराबर अधिकार है अनुच्छेद 29 के तहत। ठीक है, इसके बाद देखिए अनुच्छेद 30 क्या कहता है भैया। अनुच्छेद 30 कहता है भैया कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। सरकार से मिलने वाले सभी अनुदान प्राप्त करने का अधिकार है अनुच्छेद 30 के तहत। जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी संस्कृति सभ्यता के विकास के लिए शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और सरकार से मिलने वाला सभी प्रकार का अनुदान उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, अब अगला जो हमारा मौलिक अधिकार है दोस्तों, अब देखिए अगला मौलिक अधिकार है छठा मौलिक अधिकार। अब छठे मौलिक अधिकार पे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। अब देखिए अगला मौलिक अधिकार है हमारा छठा मौलिक अधिकार। छठा मौलिक अधिकार है भैया संवैधानिक उपचार का अधिकार। कौन सा है? छठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचार का अधिकार। देखिए छठा मौलिक अधिकार दोस्तों संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में। किस में आता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 32 में। अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, किसने? डॉक्टर भीमराव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था इसे? संविधान की आत्मा। तो किसने कहा था ये? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को, जो छठा मौलिक अधिकार है आपका, उसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अब देखिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षक होगा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय आपके मौलिक अधिकार का संरक्षक होगा और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षक होगा। अब देखिए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो डायरेक्ट एससी में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं। जो छठा मौलिक अधिकार है इसमें आपको 5 प्रकार की रीढ़ दी गई है। कितने प्रकार की रीढ़ दी गई है दोस्तों? 5 प्रकार की रीढ़ दी गई है। छठा मौलिक अधिकार जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है इसके अंतर्गत कितने प्रकार की रीढ़ मिली हुई है? तो 5 प्रकार की। अब देखिए पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी रीढ़ है दोस्तों? पहली हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण से आशय अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया या हिरासत में लिया गया है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी? आदेश जारी करेगी बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए कि भैया उस व्यक्ति को एक निश्चित समय के अंदर कोर्ट में उपस्थित होना आवश्यक है। ठीक है, या उस जो समय अवधि दी है उस समय अवधि में उस व्यक्ति को कहाँ प्रस्तुत किया जाए? कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया जाए। तो किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी नहीं बनाया जाएगा और कोर्ट इसके लिए क्या करें? डायरेक्ट आदेश दे सकता है। ठीक है, इसके बाद अगली जो रीढ़ है हमारी परमादेश। क्या है दोस्तों? परमादेश। परमादेश से आसे भैया अगर कोई लोक सेवक, क्या है परमादेश? अगर कोई लोक सेवक अपने संवैधानिक पद की अवहेलना करता है, अगर कोई लोक सेवक अपने संवैधानिक पद की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध क्या जारी किया जाएगा? परमादेश जारी किया जाएगा। जैसे कई बार होता है कि भैया कंप्लेन लिखवाने गए, आप कंप्लेन नहीं लिखी उसने, या किसी भी प्रकार का प्रताड़ित वगैरह कर रहा है तो क्या जारी होगा? मतलब उसके अधिकार की अवहेलना कर रहा है वो। ठीक है, जो उसको काम करना चाहिए वो कार्य नहीं करता है तो क्या जारी होगा? उस अधिकारी के विरुद्ध परमादेश जारी किया जाएगा दोस्तों। देखिए इसके बाद अगला आता है अब हमारा प्रतिषेध लेख। क्या है अगला? प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख मतलब क्या? प्रतिषेध का मतलब हुआ किसी कार्य को करने से रोकना। क्या है प्रतिषेध का मतलब? किसी कार्य को करने से रोकना। यहाँ पर एससी क्या करता है? अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देता है कि ये जो केस है या कोई वाद आया है वो उनके न्याय क्षेत्र का नहीं है, उसे डायरेक्ट कहाँ भेजे? वो सर्वोच्च न्यायालय भेजे। देखिए प्रतिषेध लेख मतलब क्या? प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना किसी काम को करने से। तो सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालयों को क्या करता है? एक आदेश जारी करता है कि भैया जो ये वाद आया है ये उनके न्याय क्षेत्र का नहीं है, वो कहाँ भेजे? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भेजे या हाई कोर्ट भेजे। ठीक है, इसके बाद देखिए जो अगला है हमारा, 3 हो गए, अगला जो चौथा है हमारा, चौथी रीट होती है हमारी दोस्तों,
उत्प्रेषण, क्या है? उत्प्रेषण, उत्प्रेषण लेख। अब देखिए चौथी रीड क्या है भैया? उत्प्रेषण लेख। अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित वादों को सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीन बुला लेता है, ठीक है। मतलब जैसे कोई केस है, उसका कोई निराकरण नहीं कर पा रहा है अधीनस्थ न्यायालय, तो ऐसे केस या वाद को क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्ट बुला लेगा। इसके बाद देखिए जो पांचवी रीड है हमारी, अधिकार प्रच्छालेख। कौन सी रीड है दोस्तों अगली हमारी? अधिकार प्रच्छालेख। क्या है? प्रच्छालेख। अधिकार प्रच्छालेख मतलब देखिए, कोई लोक सेवक जिस कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है, कोई लोक सेवक जिस कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है और वो कार्य करता है, अगर कोई लोक सेवक जिस कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है वो कार्य करता है तो उसके विरुद्ध क्या जारी किया जाता है? अधिकार प्रच्छालेख। अधिकार प्रच्छालेख कब जारी किया जाता है? अगर कोई लोक सेवक जिस कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है और वो कार्य करता है तो उसके विरुद्ध क्या जारी किया जाएगा? अधिकार प्रच्छालेख। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अब देखिए अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीड दी गई है, और किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण से आज से भैया किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद परमादेश। परमादेश से आज से कोई लोक सेवक अपने पद की अवहेलना करता है तो या अपने कर्तव्य की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध क्या जारी किया जाएगा? परमादेश जारी किया जाएगा। प्रतिषेध लेख। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश देता है कि अगर कोई केस उनके न्याय क्षेत्र का नहीं है तो वो डायरेक्ट कहाँ भेजे? सुप्रीम कोर्ट भेजे, ठीक है। या उस केस के लिए कोई विधि नहीं है तो ऐसे केस को कहाँ बुला लेता है? सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला लेता है। इसके बाद देखिए उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख मतलब क्या हुआ? इसमें वो क्या करता है? अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित वादों को अपने पास बुलाता है। जो लंबित वाद है जिनके ऊपर अधीनस्थ न्यायालय कोई निर्णय नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, कोई डिस्कशन पे नहीं पहुंच पा रहे, तो ऐसे केसों को कौन बुला लेता है? एससी बुला लेता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला लेता है। अधिकार प्रच्छालेख मतलब अगर कोई लोक सेवक जिस कार्य के लिए उत्तरदायी है नहीं है और वो कार्य करता है, अगर कोई अधिकारी है वो जिस कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है और वो कार्य करता है तो उसके विरुद्ध क्या जारी किया जाएगा? अधिकार प्रच्छालेख जारी किया जाएगा। देखिए दोस्तों ये मौलिक अधिकार हो गए आपके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।